सिर्फ यही नहीं कि मुनाफा कमाना है, पिछली साल जितना प्रॉफिट आया था इस साल उससे ज्यादा आना चाहिए, प्रॉफिट में भी ग्रोथ होनी चाहिए। चलो जी, गिग वर्कर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। उनकी मांग है कि हमें एक डिग्निटी वाली पोजीशन चाहिए और अभी सोशल मीडिया में उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। हमारे यहाँ तो ये धारा बहती आई रही है जहाँ पूजा ही उसको जाता है बस जिसके पास सारी दौलत सारी ताकत केंद्रित हो गई है। तो आज का भारत भी अगर बस उनको ही पूज रहा है जो दौलतमंद हैं, ताकतवर हैं, तो इसमें आपको ताज्जुब क्या हो रहा है? बल्कि हम तो दुनिया के उन चंद देशों में से हैं जिन्होंने शोषण को संस्थागत बना दिया, एक्सप्लॉइटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि शायद उस गिग वर्कर का खून चूस के ये कैपिटलिस्ट इतना टशनी, इतना स्मार्ट दिख रहा है। जो दिमाग गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, क्या वो अपने कस्टमर्स का नहीं कर रहा होगा, इकोलॉजी का नहीं कर रहा होगा, पृथ्वी का, रिसोर्सेज का नहीं कर रहा होगा एक्सप्लॉइटेशन? एक्सप्लॉइटेटिव माइंड तो एक्सप्लॉइटेटिव है, वो सबका करेगा क्योंकि उसको तो बस मुनाफा बढ़ाना है। बस तुम पूरी पृथ्वी को खा जाओगे। बात सिर्फ गिग वर्कर्स के शोषण की नहीं है, तुम दुनिया की आधी प्रजातियां खत्म करके खा चुके हो, तुम अब पूरी पृथ्वी को खा जाओगे, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। चलो जी, गिग वर्कर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। जो भी इंस्टेंट डिलीवरी एप्स और जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वो उनकी मांग है कि हमें एक डिग्निटी वाली पोजीशन चाहिए, जिसके वजह से ये जो जो मार्केट लीडर्स हैं कई सारे जो इन्हीं गिग वर्कर्स की वजह से चल रहे हैं, वो उनको एक डिग्निफाइड पोजीशन दे और उनका एक स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट जैसे उनको मिल सके। तो और अभी सोशल मीडिया में उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन एक कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये रहता है यूजुअली कि हमने ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया, यू आइदर टेक इट और लीव इट। तो इन दो पर्सपेक्टिव्स को हम कैसे देख सकते हैं? आदर्शों और तथ्यों का घर्षण है ये। आदर्श ये है कि मनुष्य को उदार होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, और तथ्य ये है कि मनुष्य पाशविक होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है। अहंकार उदारता का, समानता का ढोंग तो कर सकता है, पर वो उदार या समान हो नहीं सकता। चलो समझते हैं। जो कैपिटलिस्ट है वो एक ऐसे माहौल में मौजूद है जहां पर लोग बहुत कम पैसों पर, बहुत सस्ती दरों पर काम करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या और बेरोजगारी दोनों बहुत ज्यादा हैं। एक आदमी मना करेगा तो चार कतार में खड़े हैं उसकी जगह लेने के लिए। एक आदमी मना करेगा कि मुझे इन स्थितियों में इतने पैसों में काम नहीं करना है, तो चार आदमी खड़े हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है। ये स्थिति पर हम एक विहंगम दृष्टि ले रहे हैं, ये मैक्रो सिचुएशन है, ठीक है। ये समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है जिसमें खूब आबादी है, खूब आबादी है, और इसके मूल्य ऐसे हैं कि इस समाज में ज्यादातर पैसा चंद हाथों में सीमित है, केंद्रित है, ठीक है। ये समाज ऐसा है। आप कह रहे हो आदर्श ये है कि आप किसी से काम करा रहे हो तो उसे और ज्यादा पैसा दो और उसके लिए काम करने की बेहतर स्थितियां बनाओ। बहुत सुंदर आदर्श बताया आपने। अभी करेगा कौन? कौन करेगा? कोई दूसरा देश आके करेगा? कौन करेगा? जो होना है इसी देश में, इसी देश के लोगों द्वारा होना है। तो आप बताइए ये कौन करेगा? मुझे बताइए तो, हम चाह क्या रहे हैं? कौन करेगा ये? हम माने कौन? जो आपके ख्याल में रहता है ना, जब आप बोलते हो ऐसा होना चाहिए, गिग वर्कर्स के साथ बेहतर सुलूक होना चाहिए, सुंदर आदर्श है, बिल्कुल होना चाहिए, पर करेगा कौन? कौन करेगा? एम्प्लॉयर क्यों करेगा? वो नहीं करना चाहता। वो दान दक्षिणा करने, मानवता की सेवा करने, करुणा बरसाने, वो तो सीधे कह रहा है मैं कोई लंगर डालने थोड़ी आया हूं, मैं पैसा कमाने आया हूं, मैं तो पैसा कमाने आया हूं।
तो कौन करेगा फिर? सरकार। अच्छा, सरकार को वोट मिलता है ज्यादातर ऐसे लोगों से जो कुछ जानते नहीं, अंधेरे में हैं, बेहोश हैं, और पैसा मिलता है उसी कैपिटलिस्ट से। ये सरकार है। सरकार जिनसे वोट भी लेती है अक्सर उनको पैसा देके लेती है, और पैसा भी उस कैपिटलिस्ट से मिलता है। ज्यादातर लोग जो वोट डाल रहे हैं वो पैसा लेके डाल रहे हैं। यही हो रहा है ना, फ्रीबीज मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पहले तो सीधे सीधे नोट वगैरह ट्रक भर भर के पकड़े आते थे चुनावों से पहले, फिर उस पर चुनाव आयोग ने और अदालत ने रोक लगा दी, तो अब दूसरे तरीकों से जनता तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो सरकार जो पैसा दे करके लोगों से वोट खरीद रही है, वो पैसा ही किससे आ रहा है? कैपिटलिस्ट से। तो ये सरकार उस कैपिटलिस्ट पे रोक लगाएगी, या ये सरकार चाहेगी कि और ज्यादा पैसा उस कैपिटलिस्ट के पास कंसंट्रेट हो जाए और लोग और गरीब हो जाएं, ताकि उससे पैसा लेके इनको और सस्ते दाम पे खरीद के इनका वोट ले लें? जल्दी बोलो। तो आदर्श तो बहुत अच्छा है, इगैलिटेरियन आइडियल। लोग आए, लोग काम करें, मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। मिनिमम माने एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम इतने स्तर कि उनको वेजेस मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो कितना सुंदर आदर्श है। आ लेके चले एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार खिले। हा। ये सब तो ठीक है सर, पर ये करेगा कौन? कौन करेगा? जनता करेगी। जनता करेगी, जिसने सदा से कभी दारू की एक बोतल के लिए, कभी 100 रुपए के लिए, कभी फ्रीबीज के लिए अपना वोट बेचा है। जनता करेगी। जनता, उसी जनता द्वारा चुनी गई सरकार करेगी, जो उन्हीं कैपिटलिस्ट से पैसे लेकर के इलेक्शन में जनता में बांटती है। ये कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। बस तमाशा अच्छा बनेगा, कुछ दिन और शोर मचा लो। गिग वर्कर्स हम तुम्हारे साथ हैं, गिग वर्कर्स हम तुम्हारे साथ हैं, मचा लो शोर। और अगर मैं अब बोलूं कि दुख जहां भी है, जिस रूप में भी है, उसका कारण अज्ञान है, तो कहोगे ये बात को जलेबी की तरह घुमा देते हैं, ये डायरेक्ट मुद्दे पर बात नहीं करते। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो उस पर रोक लगनी चाहिए ना। हाँ, तो उसकी बात करो ना। मैं पूछ रहा हूं, कर रहा हूं मैं बात, बताओ कौन रोकेगा? रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ ना, कौन रोकेगा? ऊपर से कोई शक्ति आ नहीं सकती, और सीमा पार से हम किसी शक्ति को आने नहीं देंगे, तो कौन रोकेगा? हमें ही रोकना है, ले देकर हम ही हैं। क्या बोलता है हमारा संविधान? वी, क्या? वी द पीपल गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसी बाहरी ताकत ने हमें नहीं चला रखा, हम स्वयं अपना संविधान निर्धारित करते हैं। हमें ही रोकना है, हम कैसे रोकेंगे? ना हमें पढ़ने में रुचि, ना लिखने में रुचि, ना हमें तथ्य जानने में रुचि। हमें टीवी पर बेहुदा शोर सुनने में रुचि है, समाचार के नाम पर। हम पढ़ नहीं सकते कुछ भी, तो कोई आके हमको ज्ञान दे के जाता है। 15 मिनट में वो आएगा और बताएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो क्या, वो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वो जा करके विकिपीडिया पढ़ के और दर्द करके 15 मिनट का वीडियो बना दे रहा है। आप खुश हो जा रहे हो। ज्ञान, वो जो कुछ पढ़ रहा हो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बेहतर पढ़ सकते हो, ज्यादा विस्तार में पढ़ सकते हो। ये तो हम लोग हैं, हम रोकेंगे शोषण? हम रोकेंगे? बस ये है कि शोर मचा के हम अपने आप को सांत्वना दे लेंगे कि हम अच्छे लोग हैं, नैतिक लोग हैं। देखो, गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, हमने भी आवाज़ उठाई। हमने कैसे आवाज़ उठाई? हमने वो जो एक वीडियो बनाया था हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कि सी गिग वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमने आके उसको लाइक कर दिया और हमने कमेंट भी लिख दिया, डाउन विथ कैपिटलिज्म, टू हूट्स टू एक्सप्लॉइटेशन। ये अलग बात है कि जितनी एक्सप्लॉइटेटिव फोर्सेस हैं, मेरे सब पसंदीदा सेलिब्रिटीज, बाबा जी, नेताजी, सब उसी एक्सप्लॉइटेटिव
ताकत के हिस्से हैं, उसी एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर के हिस्से हैं वो सब, जिन्हें मैं अपना फेवरेट बोलता हूं। ये अलग बात है। पर जब गिग वर्कर्स की बात आएगी तो मैं जाकर के वहां पर लाइक बटन दबा दूंगा। जहां समाज की बुनियाद ही अज्ञान की बनी हुई है, मान्यताओं की बनी हुई है, धारणा की बनी हुई है, अंधविश्वास की बनी हुई है, बहुत झूठे सिद्धांतों क्या जहां बुनियाद है, वहां इमारतों में शोषण होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हो रहा है। उस पर तुम्हें शोर मचा के खुश होने लेना है तो हो लो, कुछ दिन शोर मचाओ, खुश हो लो, फिर एक नया मुद्दा जाएगा, उस पर शोर मचा लेना, खुश हो लेना। पर जब तक बुनियाद कोई ठीक नहीं करोगे, ये शोषण का खेल चलता रहेगा। और आउटरीच के लिए हमें मुद्दे तो मिल ही जाते हैं हर दूसरे दिन। 150 करोड़ लोगों का देश है, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप तरक्की पसंद, उदार, लिबरल लोग उस पर आउटरीच कर सकते हैं। सुबह उठिए, अखबार खोलिए, कहिए सो व्हाट्स देयर टू आउटरीच टुडे, कुछ ना कुछ मिल ही आएगा। किसी का रेप हो गया है, किसी की लिंचिंग हो गई है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, किसी को फालतू फायर कर दिया, कोई किसी का कुछ कर रहा है, कहीं सड़क में गड्ढा निकल आया, कर लीजिए आउटरीच। आउटरीच भी इंडस्ट्री है पूरी। सचमुच बुरा लगता है जब किसी के साथ अन्याय होता देखो तो अन्याय की जड़ तक पहुंचो। व्यक्ति अन्यायी नहीं है, यह व्यवस्था ही अन्यायी है, क्योंकि यह व्यवस्था मान्यता, धारणा, परंपरा, अंधविश्वास इन पर आधारित है। आप जिन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, जो कहानियां आपके चित्त को बड़ी प्यारी हैं और बड़ी पवित्र हैं, गौर से देखिए उन कहानियों को। क्या उनमें भयानक असमानता नहीं है? क्या शोषण नहीं है? वही सब तो हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद भी है ना। आप सब बहुत सम्मान देते हो उन्हीं तरीकों को जैसे घर में चलते आए हैं, जैसे बाप दादाओं ने किया। तो ये बताओ, वहां समानता चलती थी क्या? वहां तो आज आप जितनी असमानता देख रहे हो उससे और ज्यादा थी। आज तो फिर भी कानून और संविधान ने ये कर दिया है कि किसी की जात वगैरह पूछ के उसके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। जिन चीजों को हम बहुत सम्मान देते हैं उन 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 चीजों को देखो गौर से और बताओ कि उनमें भयानक असमानता है कि नहीं और शोषण है कि नहीं। अब एक और आप शोषण का विरोध करना चाहते हो। देखो सवाल में कितनी उग्रता थी, कितना असंतोष था, गिग वर्कर्स के साथ बुरा हो रहा है। एक और तो आप शोषण का, असमानता का विरोध करना चाहते हो, दूसरी ओर आप उन्हीं सब परंपराओं को पूजते भी हो। ऐसा कैसे चलेगा? बोलो। आपको कितना अच्छा लगता है, आप कहते हो हम जा रहे हैं अपनी धरोहर देखने, ये देखो ये विराट महल, यहाँ हमारे पुराने राजा ने ये कर रखा था, वो कर रहा था, ये मुगल बादशाह उसने यहाँ पे इतना बड़ा ये खड़ा कर दिया ताजमहल, और यहाँ देखो यहाँ पे चांदी मढ़ा रखी थी, वो गुंबद, वो शिखर, वो सोने का था, ये तो कैसे हुआ था? वो इगैलिटेरियन था क्या समाज? बोलो ना। वो उतना बड़ा महल जिसमें सोने के गुंबद हैं और ऊंची ये है, प्राचीर है, और ये जो ताजमहल संगमरमर का, ये इगैलिटेरियन सोसाइटी के गवाह हैं। ये तो प्रमाण है भयानक शोषण के, कि नहीं है? उस समय तो इंडस्ट्री भी नहीं थी, खेती चलती थी और कुछ आर्टिसंस थे जो हैंडीक्राफ्ट्स था। ज्यादातर आबादी क्या करती थी? खेती करती थी। बाकी आबादी क्या करती थी?
कुछ कुछ कोई कपड़ा बना रहा है, कोई लोहे की चीजें बना रहा है, कुछ लकड़ी का काम कर रहा है, कोई ये, और उसके अलावा मुट्ठी भर लोग थे जो ट्रेडिंग करते थे। पर 90-95% आबादी क्या करती थी? उसके पास कितना पैसा रहा होगा? तो ये ताजमहल कैसे बन गया? जल्दी बोलो। आज का कैपिटलिस्ट तुम्हें बुरा लगता है, पर वहां जाके खड़े होकर के सेल्फी लेते हो। और बहुत खुश हो जाते हो, हमारे ऐसे राजे थे, राजों ने ये किया, राजों ने वो किया। राजे तो ठीक है, आम आदमी का क्या हाल था? वो इतिहास ना हमें जानना है, ना सामना करना है। ब्रिटिश एम्पायर वॉज द रिचेस्ट एंड इंडिया वॉज अ बिग पार्ट ऑफ इट, वॉज इट नॉट? और उसी रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल एम्पायर में दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था 1941-42 में बंगाल में। आप खुश होते रहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर भारत ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था तो भारत भी एक बहुत अमीर एम्पायर का हिस्सा था। ब्रिटिश किताबें मालूम है क्या बोलती हैं? बोलती हैं व्हेन द वर्ल्ड वॉर II स्टार्टेड द मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम वॉज हिंदू। वास्तव में हिटलर को हिंदुओं ने हराया है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने हराया है। ब्रिटिश एम्पायर में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान की थी, तो ब्रिटिश एम्पायर में 50% से ज्यादा हिंदू थे। तो हिटलर को किसने हराया? हिंदुस्तान ने। या तो अपने आप को इस तरह के भुलावे और दिलासे देते रहिए, या ये देख लीजिए कि तुम्हारी ब्रिटिश एम्पायर कुछ भी रही होगी, भारत तो अकाल से मर रहा था, और तुम्हारे वर्ल्ड वॉर II की वजह से ही बंगाल में उतना अकाल पड़ा था। तुमने धान नहीं रोपने दिया, और जब लोग मरने लगे तो भी तुमने कहा कि नहीं नहीं, सप्लाईज सारी वॉर एफर्ट में जाएंगी, फेमिन रिलीफ में नहीं जाएंगी। तो या तो खुश होते रहो कि इतना पैसा था, इतना पैसा था, या ये देख लो कि आम आदमी की क्या हालत थी। आम आदमी से तो आम आदमी कोई मतलब नहीं है, आम आदमी को भी राजाओं से मतलब है। वाह क्या महल है! भाई महल तो है, वो पहाड़ के ऊपर बनाया है, और वहां नीचे जो लोग रहते थे उनके बारे में तू आम आदमी है, अपने भाई बिरादरों के बारे में भी तो पूछ ले कि वो कैसे रहते थे। आम आदमी भी जाकर के ऐसे मेस्मराइज्ड, वाह क्या महल है। अरे वो तेरा ही शोषण करके बना था वो महल। ये उस समय की रानी जी की खास साड़ी है, 17.5 किलो की है, क्योंकि उसमें सोना है, चांदी है, हीरे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फाइनरीज। और आप ऐसे हो, तुम्हारी परदादी को लूट के ही उन रानी जी ने वो साड़ी पहनी थी, ये तुम्हें नहीं दिखाई देता। तो हमारे यहां तो ये धारा बहती आई रही है, जहां पूजा ही उसको जाता है बस जिसके पास सारी दौलत, सारी ताकत केंद्रित हो गई है। तो आज का भारत भी अगर बस उनको ही पूज रहा है जो दौलतमंद हैं, ताकतवर हैं, तो इसमें आपको ताज्जुब क्या हो रहा है? वो जो गिग वर्कर है वो तब भी लुट रहा था, आज से 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 1500 साल पहले भी, वो आज भी लुट रहा है। आपको इसमें ताज्जुब क्या है? बल्कि हम तो दुनिया के उन चंद देशों में से हैं जिन्होंने शोषण को संस्थागत बना दिया, एक्सप्लॉइटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, ये बोल के कि तेरी जात ऐसी है कि तेरा तो शोषण होना चाहिए, और तेरा लिंग ऐसा है, तू पैदा ही हुई है पति परमेश्वर के पांव दबा और जो बोले उनकी मांग पूरी कर, बच्चे पैदा कर, ये कर वो कर। अब आपको ताज्जुब क्यों होता है कि गिग वर्कर्स के साथ अन्याय हो रहा है? क्यों होता है? जिस ताजमहल पर इतना फक्र करते हो बहुत अच्छी बात है, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है उसका, वो सब बढ़िया, आर्किटेक्चर के तौर पे उसकी तारीफ कर लो, पर कभी ये भी सोचना
कि आज की दरों पर उसको बनवाने की लागत कितनी है, वो रुपया आया कहां से। वो हमारे ही परदादे थे जिनका खून चूस करके इस तरह की इमारतें बनी हैं। और व्यवस्थाएं बनी हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कितने फक्र से कहते हो। और फिर हमारे फेवरेट राजा ने, बादशाह ने फलानी लड़ाई लड़ी। तुम्हें पता है लड़ाई लड़ने में कितना पैसा लगता है? तुम्हें पता है उनके साम्राज्य, उनकी एम्पायर के विस्तार में, एक्सपेंशन में कितना पैसा लगता है? उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? हमारे पुरखे, गांव के लोग, साधारण खेतिहर किसान मजदूर, ये लोग, ताकि राजा जी और ऐसे अकड़ के कह सके अब हमने दक्खन भी जीत लिया। और कितना अच्छा लगता है ना, मूवी बनती है, वहां राजा आ रहा है, कह रहा है दक्खन जीतना बाकी है। अपनी पॉकेट मनी से जीत रहा है तू। ये सब जो पूरा चल रहा है तेरा, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीडिशन, हु इज द फाइनेंसर? बहुत कम देश होते हैं जो अपने शोषकों को पूजना शुरू कर दें, हम बिरले हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, वर्सेली की संधि की गई, उसमें जर्मनी से कहा गया जितना नुकसान हुआ है सब देशों का, चलो तुम मुआवजा भरोगे, जितने पैसे लगे लड़ाई में वो सब तुम भरोगे। और उसके जो क्षेत्र थे जर्मनी के, वो भी 3-4 देशों में बांट दिए गए, किसी ने थोड़ा ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। जो भी था, उन्हें क्रोध आया कि ये हमसे क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हम अपने अपमान की फाइनेंसिंग खुद करें। वो क्रोध एक अंधेरी दिशा की ओर बढ़ गया, उससे फांसीवाद का जन्म हुआ, उससे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, वो अलग बात है। लेकिन इतना तो करा जर्मनी ने ना कि अपने ही शोषण को पूजना नहीं शुरू कर दिया। जब तक हमारी ये परंपरा कायम रहेगी कि जो तुम्हारा शोषण कर रहा है जानते हुए भी कि वो शोषक है, वो अन्यायी है, तब भी उसके सामने सर झुकाते चलो, भारत में जो हो रहा है वो होता रहेगा, चाहे गिग वर्कर्स के साथ, चाहे किसी और के साथ। वो इंसान चाहिए जिसमें इतनी गरिमा हो कि कहे कि नहीं, प्यार दोगे तो तुम्हारे लिए सर भी कटा सकते हैं, पर डराओगे, धमकाओगे, शोषण करोगे तो इतना सा भी नहीं झुकेंगे। वो इंसान चाहिए। मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए, पिछले 1000 साल में भारत में किन वंशों ने राज करा है? राजाओं के नाम बताइए। आप बता दोगे? बता दोगे ना? काफी कुछ बता दोगे। सब लोग मिलके अपना दिमाग लगाओगे तो काफी विस्तार के साथ बता दोगे, सचमुच। ठीक है ना? बता दोगे ना? हम कहेंगे चलिए पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू करते हैं, 1947 तक आते हैं, पूरा बता दो। सब लोग मिल जाओगे तो बता दोगे, उत्तर से दक्षिण तक पूरा सब बता दोगे। अब मैं आपसे पूछूं, इस पूरे अंतराल में लगभग 1000 साल आम आदमी की दशा क्या रही है, ये बताना। बताओ, बताओ ना। पृथ्वीराज चौहान ने जब लड़ाई करी थी तो कितनी थी प्रति व्यक्ति आय भारत की? बताओ। और क्यों नहीं पता आपको? आप बार बार बोलते हो मोहम्मद गोरी आया था, ये लड़ाई हुई, इतनी बार हराया, फिर हार गए, ये सब आप जानते हो। उस समय आम आदमी की क्या दशा थी वो क्यों नहीं जानते? वो आम आदमी आप हो। आपको आक्रांताओं से मतलब है, आपको राजाओं से मतलब है, आपको अपने आप से मतलब नहीं है। आप अपनी दशा नहीं जानना चाहते। जो लोग आपको इतिहास की किताबें देते हो उनसे ये क्यों नहीं पूछते हो, लिखो इसमें, हाउ वाज द कॉमन मैन डूइंग एट दैट टाइम, व्हाट वर द सोशल कंडीशंस एट दैट टाइम, महिलाओं की क्या स्थिति थी, जातिवाद कितना था, कम था, ज्यादा था, शिक्षा की संस्थाएं कितनी थी, बताओ, पब्लिक हेल्थ कैसी थी, ये भी बताओ। ये सब क्यों नहीं पूछते? बस इतने में ही खुश हो जाते हो, लड़ाई हुई थी, 13 बार लड़ाई हुई थी, ये आपके लिए हिस्ट्री है।
ये आपकी हिस्ट्री है ही नहीं तो किसकी हिस्ट्री है? ये तो उन दो लोगों की हिस्ट्री है। आप अपनी हिस्ट्री तो कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि आप आम आदमी हो। आम आदमी जानना ही नहीं चाहता मेरी क्या दशा रही है इस पूरे काल में। अकबर द ग्रेट, ठीक, बताओ तुम्हारा क्या हाल था तब? अकबर तो ग्रेट हो गया, तुम अपना भी तो हाल बताओ। या तुम्हारा हाल कुछ भी रहे, अकबर फिर भी ग्रेट? ये कौन सी ग्रेटनेस है? तुम मर रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो। यदि 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 तुम मर रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तो अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? बताओ ना। जहांगीर का न्याय कैसे पता? तुम्हारे साथ हुआ? तुम्हें कैसे पता? किसी को भी यूं ही ग्रेट बोल दोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव कुछ होता है कि नहीं? इमारतें इतनी बड़ी बड़ी बन गई, और दक्षिण की ओर आओ तो वहां और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। हाँ, ऐसे देखते हो, इमारतें बड़ी, आदमी छोटा ही रह गया। ये ग्रेटनेस है क्या? जल्दी बोलो। तो वैसे ही जो कैपिटलिस्ट है वो भी अपने बड़े बड़े भवन बना लेता है, तुम उसके आगे छोटे रह जाते हो, और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, न शर्म आती न दुख होता। ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। क्यों अंग्रेजों को गाली देते हो? सचमुच ग्रेट थी। हम गाली इसलिए देते हैं कि रही होगी ग्रेट, हमें तो बर्बाद कर गई ना, इसलिए देते हैं ना गाली। तभी तो हमने कहा कि हमें स्वाधीनता चाहिए। तुम होगे ग्रेट यार, अपने घर में रखो ग्रेटनेस। यहां से तो पैसा लूट लूट के ही ले जा रहे हो। बने रहो ग्रेट, हमें छोड़ दो, हमें स्वतंत्र होना है। तो फिर आप आज के कैपिटलिस्ट को रोल मॉडल क्यों बोलते हो? अगर ये रोल मॉडल है तो अंग्रेज भी रोल मॉडल है। द ब्रिटिश एम्पायर वॉज द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट ऑफ इट्स टाइम, सो मच सो कि लंदन आज भी दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, सबसे बड़ा। ब्रिटिश एम्पायर भी कैपिटलिस्ट ही थी। वो यहां पे वॉर वेज करने नहीं आए थे, वो पैसा कमाने आए थे। उनको बुरा बोल दिया, और बिल्कुल ठीक किया, उनको बुरा बोल दिया। तो जो आज का कैपिटलिस्ट है वो आपका रोल मॉडल क्यों है? कैपिटल अपने आप में बुरी नहीं है, पर भीतर वो अहंकार बैठा है जो कह रहा है कि जीवन का लक्ष्य ही है बस कैपिटल बढ़ाते रहना। ये पागलपन है। किसी कैपिटलिस्ट से पूछो, अच्छा बता तेरी फिनिश लाइन क्या है, वो बता सकता है क्या? दिख नहीं रहा? ये वही अहंकार है जिसकी बात सब बोध ग्रंथों ने करी है। एक अंधा कुआं जो कभी भर नहीं सकता। साल दर साल एबिटा बढ़ाना है, साल दर साल सब बॉटम लाइन बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो शेयर प्राइस क्रैश कर जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि मुनाफा कमाना है, पिछली साल जितना प्रॉफिट आया था इस साल उससे ज्यादा आना चाहिए। प्रॉफिट में भी ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, फिनिश लाइन तो बता दे, कहां तक जाएगा फिर रुक जाएगा? कहीं नहीं रुकूंगा। तू कहीं नहीं रुकेगा, पर इस पृथ्वी को तो रुकना है ना यार, रिसोर्सेज ही नहीं है। और तुझे अगर कहीं नहीं रुकना, अगर तुझे साल दर साल अपनी बॉटम लाइन और फैलानी ही है, तो उसके लिए तो एक्सप्लॉइटेशन तो करेगा ही करेगा। सिर्फ अपने वर्कर्स का ही नहीं करेगा। आप सोचते हो गिग वर्कर्स का हो रहा है, कस्टमर्स का नहीं हो रहा होगा क्या? जो दिमाग गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, क्या वो अपने कस्टमर्स का नहीं कर रहा होगा? क्या वो इकोलॉजी का नहीं कर रहा होगा? पृथ्वी का, रिसोर्सेज का नहीं कर रहा होगा एक्सप्लॉइटेशन? एक्सप्लॉइटेटिव माइंड तो एक्सप्लॉइटेटिव है, वो सबका करेगा, क्योंकि उसको तो बस मुनाफा बढ़ाना है। कैपिटल नहीं बुरी चीज है, कैपिटल को चलाने वाला दिमाग अगर होश में हो तो। कैपिटलिज्म की समस्या यह है कि उसमें कोई लक्ष्मण रेखा होती ही नहीं।
किसी भी बिंदु पर व्यक्ति ये कहता ही नहीं कि बस बहुत हुआ। एक अनंत खाई है जिसको मुनाफे से भरते जाना है और भर नहीं सकती, क्योंकि वो मटेरियल नहीं, साइकोलॉजिकल है। सब कुछ भरा जा सकता है अगर वो मटेरियल हो, पर एक साइकोलॉजिकल वॉइड को, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस जो एम्प्टीनेस बनकर आ गई है, उसको कैसे भर दोगे? ये समस्या है कैपिटलिज्म के साथ। किसी के पास कैपिटल है और वो उस कैपिटल का उद्देश्य लगा रहा है कि दुनिया को आगे बढ़ाना है, पृथ्वी को बचाना है, बढ़िया वाले काम करने हैं, विजडम हो, कंपैशन हो, कैपिटल का ऐसा इस्तेमाल किया जाए तो क्या बुराई है? हमें चाहिए ऐसे कैपिटलिस्ट्स। लेकिन ज्यादातर जो कैपिटल है वो ऐसे लोगों के हाथ पड़ती है जो कहते हैं कि कैपिटल का उद्देश्य है और कैपिटल बढ़ाओ, कैपिटल फॉर द सेक ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर द सेक ऑफ मोर कैपिटल। पैसा किस लिए है? और पैसे से पैसा बनाने के लिए। दुनिया में जो ज्यादातर बिलियनियर हैं वो मालूम है ना किस क्षेत्र से हैं? वो बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो फाइनेंस के क्षेत्र से। माने उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे से पैसा बनाया है। कैपिटल है, अब उसको इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, पैसा लगाएंगे, उससे और पैसा बनाएंगे। कितना बनाना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब तुम जानते ही नहीं कि तुम पैसा क्यों कमा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक पागलपन है, एक बेहुदा अंधकार है जिसमें तुम पैसा ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, और पैसे से वो अंधेरा कभी रोशन नहीं होने वाला, वो खाई कभी भरने नहीं वाली, बस तुम पूरी पृथ्वी को खा जाओगे। बात सिर्फ गिग वर्कर्स के शोषण की नहीं है, तुम दुनिया की आधी प्रजातियां खत्म करके खा चुके हो, तुम अब पूरी पृथ्वी को खा जाओगे, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और ऐसी चीजों को हम क्या देते आए हैं परंपरा में? सम्मान। क्या है? महान, बड़े महान। उनकी ख्याति देखो, उनकी सेना देखो, उनका राज्य देखो, उनका महल देखो। दो बैठ जाएंगे झुन्नू, दोनों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दोनों बैठ जाएंगे, पता है फलाने की जो नेटवर्थ है ना 4 बिलियन हो गई अब। हाँ क्या बात है, क्या बात है। अबे तुझे क्या मिल रहा है इसमें? और तुझे ही लूट के हुई है उनकी इतनी। देखा ऐसे लोगों को? घर में चाय की पत्ती भी 5 बार इस्तेमाल होती है, और टीवी के सामने बैठे हैं और 5वीं बार उबाली गई पत्ती की चाय पी के कह रहे, ये देखिए आप स्टॉक मार्केट को देखिए, क्या बात है, क्या बात है। इसमें तुझे क्या मिल रहा है? जब पांव पूज लो उसके, वो ट्रिलियनेयर हो गया, जाके चरणामृत पी लो अब। जहां इतिहास के नाम पर बस राजाओं की और सेठों की कहानियां चलाई जाएं, वहां जान लीजिए कि इतिहास ही पूरा शोषण का इतिहास है। ये पूरी दुनिया में हुआ है। ये तब तक होता रहेगा जब तक इंसान चकाचौंध को पूछता रहेगा। जब तक इंसान शोषित होने के बावजूद अपने शोषक जैसा ही बनना चाहेगा, इसलिए उसे पूजेगा। समझ में आ रहा है ना? वो दोनों झुन्नू बैठ करके क्यों उसको पूज रहे होते हैं? इनके पास चाय पीने के पैसे नहीं है, पर पूज रहे हैं कि आओ वाह वाह उसकी तो यूनिकॉर्न निकल गया, उसको पूजो। क्यों पूज रहे हैं? समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि है ये झुन्नू, है ये शोषित,
पर बनना इन्हें भी शोषक जैसा ही है। जब तक तुम्हारे दिमाग में अपने शोषक जैसा ही बन जाने की इच्छा रहेगी, शोषण चलता रहेगा। आप एक्सप्लॉइटेड हो क्योंकि आप खुद अपन वैसा ही बनना चाहते हो जैसा आपका एक्सप्लॉइटर है। आपका एक्सप्लॉइटर ही तो आपका रोल मॉडल है कि नहीं? एक बहुत साधारण सा सवाल है, तुम्हें इज्जत देनी भी है तो किसको देनी चाहिए? जो बहुत बड़ा है या जो तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है? अच्छे से पकड़ो इस सवाल को। तुम पूछते किसको? जो बहुत बड़ा है। ये मालूम है ना क्या है? ये आत्म अपमान है, ये लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है। तुम ये नहीं पूछते कि क्या ये मुझे बड़ा बनाना चाहता है, तुम बस ये देखते हो कौन कितना बड़ा है। भले ही वो बड़ा बनाओ, तुम्हें लात मार के, तुम्हें गिरा के, तुम्हारे ऊपर अपना बूट रख के बनाओ, पर तुम उसे पूजोगे क्योंकि वो बड़ा है। ये अपने आप से अच्छे से पूछो, मुझे बड़े को पूजना है या उसको जो मुझे बड़ा बनाना चाहता है? संतों ने तो क्या दिया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जो मुझे बड़ा बनाना चाहता है मेरे लिए वो पहले आता है, गोविंद से भी ज्यादा बड़ा है। गोविंद होंगे बड़े, पर मेरे काम तो गुरु आया ना, क्योंकि वो मुझे बड़ा बनाना चाहता था। तो गोविंद से पहले गुरु का स्थान है। जिन्हें समझ थी उन्होंने कहा ठीक है, होगा कोई पारमार्थिक तल पर या व्यवहारिक तल पर, किसी भी तल पर ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा, होगा श्रेष्ठ। मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है ना, मेरा वास्ता तो मेरे दुख से है ना, तो मैं तो सम्मान उसको दूंगा जिसने मेरा हाथ थामा और मुझे ऊपर उठाया। हम सम्मान किसको दे रहे हैं? नादिर शाह दिल्ली पे चढ़ाया, नादिर शाह, वाह क्या बात है नादिर शाह। हमारा बस चलता तो हम तैमूर द ग्रेट भी बोल देते। क्यों? क्योंकि उसने आकर के खूब मारा था हमें। आपने देखा है फिल्में बनती हैं, जितनी भी फिल्में गैंगस्टर्स पर बनती हैं उसमें गैंगस्टर्स कैसे ग्लैमराइज करे जाते हैं। जो हमारा शोषक होता है, जिसने हमें मारा होता है, हमें उसके चरण चाटने की आदत लग गई है। अभी भी एक फिल्म आई है, उसमें वही लोग ग्लैमराइज करे जा रहे हैं जिन्होंने आकर के आपको खूब मारा। अंडरवर्ल्ड की पिक्चरें याद कर लो ना, उन सारी फिल्मों में यही हो रहा होता है। वो जो नमूने होते हैं अंडरवर्ल्ड के, उनको ये नहीं दिखाया जाता कि ये देखो हास्यास्पद, अम्यूजिंग, बड़ा जोक, ऐसे नहीं दिखाया जाता। उनको कैसे दिखाया जाता है? करारा आदमी है, मर्द आदमी है, ये मूछे देखो, उसकी स्टाइल देखो, अदा देखो, उसका नाचना देखो। अच्छा एक बात, उसके उसके नाचने का उस फिल्म से ताल्लुक क्या है? क्यों उसका नाच इतना ग्लैमरस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया? तुमने कभी सोचा? उस पूरी स्टोरी लाइन में उस नाचने की स्टेप की कोई जरूरत थी क्या? पर वो इसीलिए ताकि ये गिरे हुए लोग, ये एक्सप्लॉइटेड लोग अब इसको पूजें, और तुमने पूजा भी। ये हमने खूब किया है, पूरी दुनिया ने किया है, पर भारत में तो ये ऐतिहासिक परंपरा ही बन गई। जो आपको बचाने आए उसको आप दिखा दोगे सीधा साधा, और जिसने शोषण किया हो, जिसने पद्दलित किया हो, जिसने गले काटे हो, जिन्होंने बलात्कार करे हो, उनको कैसा दिखाओगे? स्टड, टशन, जलवा है भाई का, जलवा।
उसका जलवा है, उसका तो वर्णन और चरित्रण ऐसा होना चाहिए कि जैसे मुंह पे जूता छपा हो उसके, पर उसको आप दिखाओगे ऐसे कि वाह क्या बात है, क्या स्टाइल है, क्या अदा है। नहीं, चलो मैं बताऊं नहीं, मैं बताऊं नहीं, यहां पर एक गिग वर्कर लाके खड़ा कर दूं और यहां पर एक वो टशनी कैपिटलिस्ट, ईमानदारी से बोलना, किसको देखोगे, किसको चाहोगे, किसके पास जाओगे, जल्दी बोलना। बस यही बात है। तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि शायद उस गिग वर्कर का खून चूस के ये कैपिटलिस्ट इतना टशनी, इतना स्मार्ट दिख रहा है, बिल्कुल भूल जाओगे। और गिग वर्कर तो गिग वर्कर, तो ये गंदा आदमी स्टेज से हटा, इसका क्या, कुछ नहीं, बेकार। तुम ये पूछोगे भी नहीं कि अगर ये दुर्बल दिख रहा है, दीन दिख रहा है, भूखा दिख रहा है, तो इसको भूखा छोड़ा किसने, तुम ये पूछोगे भी नहीं। बस यही बात। ऐसे कितनी भी आउटरीच कर लो, गिग वर्कर ये वो कुछ भी कर लो, जब मौका आएगा ना, चुनोगे तुम भी कैपिटल को ही। और ये बात कैपिटलिस्ट जानता है, तो कहता है कर लेने दो इनको आउटरीच, 2-4 दिन मेढक टर्राएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। झटका मत खा जाइएगा आप सब तो गीता कम्युनिटी के, किस दिन मैं खड़ा हूं और बगल में अभी बिल्कुल नेम फेम कैपिटलिज्म सपोर्टेड बाबा जी आगे खड़े हो जाएं, सेलिब्रिटी वाले, तो फिर अपनी ही प्रतिक्रिया से हैरान मत हो जाइएगा कि अरे हम ऐसे निकले, हम ऐसे ही हैं, निकले नहीं। आचार्य जी आई लव यू, अभी नेताजी आके यहाँ खड़े हो जाए तो लव का बाजा बज जाएगा आपके। फिर बाद में भले रो लेना, आचार्य जी मैंने बेवफाई की आपसे, मैं नेताजी को देख के बह गई। उसे ऊंचा खड़ा होना चाहिए, भले ही वो हमारे ऊपर जूता रख के ऊंचा खड़ा हुआ है, हम उसका जूता चाट लेंगे। इसीलिए अब समझो अध्यात्म में सबसे ऊंचा किसको बोला गया, न देवी न देवता न कोई पारलौकिक शक्ति न आसमानी ताकत, कहा गया आत्म। वेदांत सिखाता है आत्म सम्मान, कहता है सबसे ऊंचा कौन है, क्या नाम देता है, आत्म। आत्म है सबसे ऊंचा, हमने सीखा नहीं। हमारे लिए सबसे ऊंचा वो है जो हमें लात मारे। जो आपको न प्रेम देता, न आपके लिए सद्भावना रखता, न दिल से आपके कल्याण की कोई इच्छा रखता, कब छोड़ोगे उसे इज्जत देना, बताओ, बोलो। ये इंप्रेस होना, इन्फ्लुएंस होना कब बंद करोगे?
चकाचौंध दिखी नहीं कि लौट गए। बोलिए बोलिए।